सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हमारा विषय सियासी है, देश के सियासी घटनाक्रम पे है और खासा दिलचस्प भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन ये इस बात की चिंता में है कि देश के हालात ठीक नहीं है, देश का वातावरण भी ठीक नहीं है, देश का माहौल भी ठीक नहीं है, देश बिखर रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। और ऐसे में सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को एक रखा जाए। और ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेंगे सम्माननीय राहुल गांधी जी। कांग्रेस के अतीत में अध्यक्ष रहे, भविष्य में भी अध्यक्ष बने, ये लाखों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावना है। और उन राहुल गांधी ने ये बीड़ा उठाया है कि वह पूरे भारत को एक करेंगे और इसके तहत भारत जोड़ो यात्रा पे 7 सितंबर से निकलेंगे। लेकिन जो पार्टी भारत जोड़ो अभियान के संदर्भ में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, उस पार्टी के संदर्भ में हालात को लेकर लोग कह रहे हैं कि इस समय तो अभियान देश में जैसे कांग्रेस तोड़ा अभियान चल रहा है। और उसी के अंतर्गत आज एक और पत्थर कंगूरे से गिर गया। नाम उनका गुलाम नबी आजाद है। 50 साल से कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा रहे। उन्होंने 5 पेज का एक पत्र आज लिखा जिसमें कांग्रेस के सभी पदों से, जिसके अंतर्गत प्राथमिक सदस्यता भी शामिल है, इस्तीफा दिया। और केवल इस्तीफा नहीं दिया, साथ में यह बताया कि वर्तमान नेतृत्व ने किस कदर कांग्रेस की दुर्गति कर दी है। उनके निशाने पर खास तौर पर राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी को एक अपरिपक्व नेता उन्होंने बताया, चापलूसों से घिरा हुआ बताया, यहां तक बताने की चेष्टा की कि बचकानी हरकत करने में उनकी कोई सीमा नहीं है। और अब पार्टी के फैसले केवल राहुल गांधी नहीं लेते हैं, बल्कि उनके पीए और सुरक्षाकर्मी तक कांग्रेस के फैसले ले रहे हैं। ये ख्यालात हैं गुलाम नबी आज़ाद के। वो गुलाम नबी आज़ाद जो किसी समय में ब्लॉक कांग्रेस से अपना सफ़र शुरू किए थे और ब्लॉक कांग्रेस से सफ़र शुरू करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तकरीबन 40 साल तक एआईसीसी की सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, केंद्र में अनगिनत बार मंत्री रहे, राज्यसभा में 5 बार मनोनीत हुए और अभी हाल ही तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। उन गुलाम नबी आज़ाद को लगता है कि जब से राहुल गांधी पार्टी में सक्रिय हुए और उपाध्यक्ष के पद पर जब से उनकी ताजपोशी हुई, उसके बाद से पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, चापलूसों की फौज हो गई, वरिष्ठों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होने लगा। और इन चीज़ों से आहत होकर आज उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस टूट पड़ी है गुलाम नबी आज़ाद पर। उनके इन आज़ाद ख्यालात को लेकर सवाल उठ रहे हैं 2 मुद्दों पर। अगर 2013 से राहुल गांधी कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे थे, तो गुलाम नबी आज़ाद को यह एहसास तब क्यों हुआ जब उनकी राज्यसभा भी चली गई और नेता प्रतिपक्ष का पद भी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई, भाजपा के द्वारा हवा भरा जाना गुलाम नबी आज़ाद को इतना भा गया कि जिस पार्टी में उन्होंने 50 साल गुजार दिए, आज वह पार्टी उन्हें इतनी खराब लगने लगी? तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को जरूरत किस बात की है, अपनी पार्टी को जोड़े रखने की है या देश को जोड़ने की चिंता को लेकर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करने की। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि अच्छे दिनों में अपनों का साथ छोड़ देने वाले अक्सर अपने बुरे दिनों में नैतिकता एवं निष्ठा की बातें करते हैं। ये बात किसने कही ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि ये इस प्रकार की ही बातें शायद गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों के लिए मुफीद है। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल खासतौर पर मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके सुधी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी खासतौर पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से रतनलाल गुप्ता जी वरिष्ठ नेता, वह भी जुड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में स्वतंत्र राय देने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से हमें करना है, लेकिन उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजनेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के इन ख्यालात पर अपनी भी राय दी है। एक बार उसे सुन लेते हैं और फिर सुरेंद्र राजपूत जी से सिलसिला शुरू करते हैं। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दी ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे जैसे कि जो मेरी समझ के परे है। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के
कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का। और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई, वो वैसे ही नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जम्मू कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महाराष्ट्र से जिताया, 2-2 बार लोकसभा का सदस्य बनाया, 5 बार यानी कि 30 साल तक राज्यसभा में रखा, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस काफी मुखर है, वो कांग्रेस जिनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ में हैं। सुरेंद्र जी, सवाल तो इस बात को लेकर है, समय भारत जोड़ो यात्रा का है या कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने का? थोड़ा रोशनी मिले आपसे। 50 साल तक पार्टी के सिपाही बनकर रहने वाले नहीं, सेनापति बनकर रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद अब आपकी पार्टी के भविष्य को बचकाना करार दे रहे हैं। ये बात भाजपा का नेता नहीं बोल रहा है, आपका अपना बोल रहा है। बता रहे हैं विस्तार से क्या हालत कर दी गई है पार्टी की, और वो हालत कर दी गई है, वापसी भी संभव नहीं है। कितना मन टूट गया आपका, कितना दिल टूट गया आपका सुरेंद्र राजपूत जी? हिमांशु भाई, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है, गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और हमें उनके जाने का दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें हम इस चीज़ को नहीं छुपाते। लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र से हमें घनघोर आपत्ति है। हमें आपत्ति इस बात से है कि जिस शख्स को ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय फलक तक लाने का काम कांग्रेस ने किया, 50 साल लगातार कांग्रेस ने, जिसमें से 40 साल संसदीय जीवन रहा। आप बताइए, मतलब 5 बार वो राज्यसभा रहे, 2 बार लोकसभा रहे, 3 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो 43 साल तो वो संसद में और विधानसभा में रहे, कांग्रेस की वजह से रहे। अब तक उनको वो नेतृत्व अपरिपक्व नहीं लग रहा था, अचानक से आज अपरिपक्व लगा चिट्ठी लिखने से कुछ समय पहले तक। मैं आपको 2017 के, 18 के, 19 के, 16 के, 14 के, मतलब भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद के 1 सैकड़ा वीडियोस भेज सकता हूं जिसमें वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि आप जा रहे हैं, आप जाइए, कोई बात नहीं। जिस समय देश सांप्रदायिकता से लड़ने की बात कर रहा है, जिस समय कांग्रेस सांप्रदायिकता से लड़ने की बात कर रही है, जिस समय बेरोजगारी से लड़ने की बात कर रहे हैं, जिस समय भाजपा की कुनीतियों से लड़ने की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप जो है सिर्फ एक राज्यसभा के लिए, एक मकान के लिए और एक दुकान के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, तो देश देख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सब कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसी तरीके से आज आप आरोप लगा रहे हैं कि साहब कोटरी से घिरे हैं राहुल गांधी जी। तो हमें याद पड़ता है कि जब आपकी कोटरी संजय गांधी जी के आसपास थी, तब लोग आपको चापलूस कहा करते थे। संजय गांधी जी ने या इंदिरा गांधी जी ने तो आपको हटाया नहीं। तो जो बातें आप अपने ऊपर लिए हुए थे, वो बातें आज आप राहुल गांधी जी और उनके साथियों के लिए कह रहे हैं, उचित नहीं है।
आप छोड़ना है छोड़िए, कम से कम डिग्निफाइड वे रखिए। उचित नहीं है सुरेश राजपूत जी, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन मेरा सवाल तो थोड़ा इससे इतर है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कांग्रेसियों का कैरेक्टर क्या है, ये चरित्र क्या है, ये आपकी पार्टी में इतना समय गुजारने के बाद लोग क्या तैयार किए आपने? मुख्यमंत्री पद से हटाया, अमरिंदर सिंह अचानक महसूस करने लगे बहुत ही घटिया पार्टी है, बहुत ही घटिया नेतृत्व है, बहुत ही घटिया लोग हैं। सुनील जाखड़, उनको भी ऐसे ही लगने लगा। अब माननीय गुलाम नबी आजाद, इतने साल पार्टी में गुजारने के बाद क्या संस्कार दिया आपने? ये कैसे पदलोलुप लोगों को आपने अपनी पार्टी में शीर्ष पर बिठा कर रखा, ये जानने में दिलचस्पी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक झटके में मुख्यमंत्री बदलती है, चू की आवाज नहीं आती, सब कहते हैं पार्टी ने बनाया था, पार्टी ने हटा दिया। विक्रम वर्मा जैसा बड़ा नेता पिछले 12-15 साल से किसी भूमिका में नहीं है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। कैलाश जोशी इतने बड़े नेता थे, घर बिठा दिए गए, कोई आवाज नहीं आती है। आपके यहाँ तो लोग महीना गुजारने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और आपको ही कोसने लगते हैं। थोड़ा शर्मिंदगी नहीं होती? किस पार्टी का हिस्सा है सुरेश राजपूत जी आप, जिसमें 50-50 साल गुजारे हुए लोग भी आपकी ही पार्टी को और आपकी ही पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को इस तरीके से सार्वजनिक रूप से छिछालेदारी करा रहे? देखिए, पद लोलुपता जो होती है वो एक जाति होती है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विपक्ष के नेता भी बैठे हैं यहाँ पर जी। उन्हें भी मैं याद करा दूं और आपको भी याद करा दूं जी कि जब यशवंत सिन्हा साहब को आप क्या नाम भारतीय जनता पार्टी पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो वो क्या बात करते हैं जी। जब मुरली मनोहर जोशी को पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं। संजय जोशी को जब पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो वो क्या बात करते हैं। कीर्ति आजाद को जब पद नहीं देती, कद नहीं देती, तो वो क्या बात करते हैं। सच बात यह है कि राजनीति में जिन लोगों को आप किनारे या जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनकी एक जाति है जी। और जो लोग अपनी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, अपने नीति से, नियम से, सिद्धांत से बंधे लोग हैं, उनकी जाति अलग है। वो पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आज हम विपक्ष में हैं, भाजपा पक्ष में है, कल की डेट में भाजपा विपक्ष में होगी, या पहले विपक्ष में थे, हम पक्ष में थे। मसला वो नहीं है। मसला जो आप सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को गिना रहे हैं, तो मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे यहां श्रीकांत क्या नाम जो पटोले, नानाजी पटोले साहब आए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। क्या क्या उन्होंने क्या नाम नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा, एक बार आप सुन लीजिए। तो मेरा मसला ये नहीं है। मसला आप आइए दूसरी बात पर, जो आपने कहा कि कांग्रेस को देश जोड़ो की बात कर रही है, तो देश के डीएनए में कांग्रेस है सर जी। सच बात यह, देश अगर आज की डेट में आपातकाल में है, देश आज की डेट में परेशानी में है, तो कांग्रेस स्वयं में परेशानी में होगी। यहीं पर हम सत्ता में होते आज की डेट में, तो गुलाम नबी आजाद साहब राहुल गांधी जी के रास्ते में फूल बिछा रहे होते, कह रहे होते इनसे बढ़िया नेता कोई नहीं जी। आज हम विपक्ष में, हम राज्यसभा नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब की बात पर आपको बहस करने की भी आवश्यकता पड़ रही है। और हमें खराब भी लग रहा है उनके बारे में कुछ ऐसा कहते हुए जो बड़ा खराब लग रहा है। सुरेश राजपूत जी को व्यथा है, उनकी पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, दुख है, लेकिन नारायण चंदेल जी को क्या लग रहा है, ये जानने में हम सबकी बड़ी दिलचस्पी है। और दिलचस्पी इसलिए है नारायण जी आपसे कि गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा में इतना तो कभी कांग्रेस नहीं बोली जितना आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले। जब राज्यसभा में उनकी विदाई हो रही थी 2021 में, आंखों में आंसू तक आ गए प्रधानमंत्री जी के। आज गुलाम नबी आजाद के पत्र के बाद में सुरेंद्र राजपूत जी जैसे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आंख में आंसू हैं, इस आदमी ने पार्टी के साथ क्या किया, पार्टी ने क्या नहीं इसके लिए किया। तो अब जानना यह है कि जिस व्यक्ति की आंख में आंसू आए थे गुलाम नबी आज़ाद के कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर, वो गुलाम नबी आज़ाद आज सड़क पर आ गए हैं। इसमें आपकी भूमिका और भविष्य में गुलाम नबी आज़ाद की आपके साथ भूमिका, इसे जानने में देश की बड़ी दिलचस्पी है। थोड़ा रोशनी मिले नारायण जी। जी, स्वाभाविक है। देखिए, राज्यसभा में सामान्य रूप से जो सदस्य रहते हैं उनका विदाई समारोह होता है जी। अभी उनके सभापति माननीय वेंकैया जी भी भावुक हुए थे जी। और सदन में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जो पूरी संजीदगी के साथ में अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, चाहे वो पक्ष हो
या विपक्ष हो, जी प्रधानमंत्री जी ने स्वाभाविक रूप से अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया, बड़े मन से उनकी प्रशंसा की। ये होना चाहिए, जी यही क्वालिटी मानी मोदी जी में है। रही बात, अभी गुलाम नबी साहब कांग्रेस छोड़ गए हैं। परसों ही आनंद शर्मा जी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव अभियान समिति से इस्तीफा दिया। अनेक लोग, लगातार सिलसिला चल रहा है कांग्रेस छोड़ने का। कपिल सिब्बल साहब अभी 2-3 महीने पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो वो सपा से राज्यसभा में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो युवा तुर्क थे, आइकॉन थे कांग्रेस के, उन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ी। लगातार ये कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है। जी कांग्रेस ने कभी इसकी चिंतन नहीं किया कि क्यों लोग भाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में डेमोक्रेसी का अभाव है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अभाव है। कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस परिवारवाद से ग्रसित है। एक परिवार कांग्रेस को चला रही है और स्वाभाविक रूप से जितने थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान किसी में है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि का नेता है, वो कुछ दिन तो बर्दाश्त कर सकता है, जी लेकिन बहुत दिन इनके साथ में वो नहीं निभ सकता। चंद्र साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। ये एक सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञ के द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम है आपके अनुसार, या एक पद लोलुप राजनीतिज्ञ के द्वारा हताशा में की गई चीत्कार है? किस रूप में देखते हैं आप? गुलाम नबी आज़ाद एक राजनीतिक दल का हिस्सा थे, जहां पर ब्लॉक अध्यक्ष से अपना सफर शुरू करते हैं। आप बताते ना कि आपकी पार्टी में व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। ये गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के अंतर्गत एक ब्लॉक से, गांव था एक जम्मू कश्मीर का, वहां से निकले और कहां तक नहीं गए, मुख्यमंत्री बने, महासचिव बने, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्र में अनेक बार मंत्री बने। आपसे जानना चाहता हूं, किस रूप में देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद के इस कदम को आप? देखिए, ऐसा है, गुलाम नबी आज़ाद साहब निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, सुलझे हुए नेता हैं और जिस भी दायित्व में रहे और बहुत ही संजीदगी के साथ, बखूबी के साथ उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया। पक्ष विपक्ष की बात अलग है, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि इतना वरिष्ठ व्यक्ति, हो सकता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने कभी उनको अपमानित किया हो, या कांग्रेस के और भी जो कनिष्ठ नेता हैं उनके साथ कोई उनका मतभेद हुआ हो। अभी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हमारे दल से, सोनेवाल साहब, वो पहले कांग्रेस में थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो मैं उनका एक किसी समाचार पत्र में उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। वो पहले कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता थे जी। तो उन्होंने बताया अपने साक्षात्कार में कि एक बार मैंने राहुल जी से समय लिया और मिलने गया, तो जब मुझे जो समय दिया गया था तो उसमें अधिकांश समय मेरे से बात ना करके राहुल गांधी जी ने अपने डॉगी से बात किया जी, अपने पालतू कुत्ते से बात किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ जी और मैंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, ऐसा सोनेवाल साहब ने किया। जी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कांग्रेस के अंदर में लगातार घट रही हैं, और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो कांग्रेस का 20 साल, 25 साल, 30 साल का सदस्य रहा होगा, वरिष्ठ नेता रहा होगा, इस प्रकार से अगर स्तरहीन राजनीति होने लगे, और मैंने कहा कि वैचारिक कमी है कांग्रेस में, जितनी भी फौज तैयार हुआ है, व्यक्ति आधारित वो पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, और व्यक्ति आधारित पार्टी में, परिवारवाद की पार्टी में कुछ समय तो चल जाता है, लेकिन लंबे समय तक वो रन नहीं कर सकते। लंबे समय तक नहीं चल सकते। आप 50 साल तो चल लिए, और कितना लंबा चलाते हैं चंदेल साहब, ये सवाल है। बहरहाल मैं जाना चाहता हूं रतनलाल गुप्ता जी के पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को लगा चंदेल साहब ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया हमारे लिए, आपत्ति है, तो सुन लेते एक बार सुरेंद्र जी की आपत्ति को, और फिर जाके रतनलाल जी के पास चलते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी 3-4 चीज़ें चंदेल साहब की जवाब देना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेवार शख्स हैं, कम से कम जिस शख्स को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम ना पता हो तो उन्हें मेरे ख्याल से कांग्रेस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। सोनेवाल नहीं, स्लिप ऑफ टंग है, सोनेवाल की जगह हेमंत विश्व शर्मा। अब आप उसको लेकर क्यों सुरेंद्र राजपूत जी इतना गंभीर विषय बना दे? जी। राम 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 राम।
राम 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 राम। हिमांशु भाई आप वकील हो गए, अगर यही काम क्या करें, अपने कांग्रेस ने कर साथियों दिया- के संदर्भ में चिंता करना दायित्व है भाई, आपके लिए भी वकीलात करेंगे। हाँ जी। तो अभी सुनिए दूसरी बात, अभी सुनिए अरे चंदेल जी सिर्फ पासिंग रेफरेंस था, आप वरिष्ठ हैं, आपका पूरा सम्मान। जी। दूसरा आप आ जाइए, गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़े नेता हैं, आज आपने कहा हमें अच्छा लगा, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब को आपकी पार्टी ने घोषित गद्दार कहा, घोषित गद्दार। ये बात एक बार नहीं कही, 1 सैकड़ा बार कही है, जम्मू कश्मीर से लेकर राष्ट्रीय भाजपा तक। जी। तो अब आप तय कर लीजिए कि वो घोषित गद्दार हैं, हमारे लिए तो आज भी हमारे सम्मानित हैं। तीसरी बात आपने आंतरिक लोकतंत्र की कही, तो मैं आपको जिम्मेवारी से याद दिला देना चाहता हूं, सर आप नेता प्रतिपक्ष हो छत्तीसगढ़ विधानसभा के, आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के और आज तक एक अध्यक्ष का चुनाव दिखा दो, एक अध्यक्ष का जिसमें चुनाव हुआ हो। मैं आपको 10 चुनाव बताता हूं, यानी सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी जितेंद्र प्रसाद जी भी चुनाव लड़े, राजेश पायलट साहब भी चुनाव लड़े, मैं आपको 10 बता सकता हूं जहां पर हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, ठीक है ना। आप हमें एक चुनौती देता हूं, एक महिला अध्यक्ष बता दो अपने यहां की, और एक चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका चुनाव हुआ हो, जो निर्वाचित हुआ हो। ये सुरेंद्र राजपूत जी के तर्क हैं, इन तर्कों के उत्तर के लिए मैं नारायण चंदेल जी के पास बाद में आऊंगा। अभी तो मेरे साथ रतनलाल गुप्ता जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज बड़ी आहत है। फारूक अब्दुल्ला जी को बड़ा दुख है इस बात का कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े राजनीतिज्ञ ने कांग्रेस को छोड़ दिया। रतनलाल जी आपसे समझना चाहता हूं, आपका इतना लंबा तजुर्बा है, गुलाम नबी आजाद ने सिद्धांतों की राजनीति की है इस बार या पद की राजनीति की? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी कि इस वक्त देश को एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत है जी, और उस वक्त इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। जी ये देश के लिए भी और मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए भी एक दुर्भाग्य की बात। जी इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 5 दहाइयों में जी आजाद साहब का पॉलिटिक्स में और खासकर कांग्रेस में हर बड़े ऊंचे पदों पे रहे हैं। वो इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी, सोनिया जी और तमाम जितने भी वहाँ बड़े बड़े नेता रहे, मिनिस्टर भी रहे, ये सेंटर के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे और ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी अच्छे पदों पे रहे। काम इन्होंने बहुत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल खतरे की घंटियां उस वक्त बज गई थी जब G23 ने एक लेटर श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखा। उस वक्त कांग्रेस की हाईकमान को समझ जाना चाहिए था कि साहब हमारे दिग्गज नेता जो हैं वो नाराज हैं और उनका डेमोक्रेसी में हक है अपनी बात रखने का, और उन्होंने उनके सामने बात रखी लेटर के जरिए। लेकिन बदकिस्मती है ना उनसे वो सफाई ली गई कि बात क्या है, और ये मसला चलता रहा। देखिए, डेमोक्रेसी में और खासकर बड़ी जो पार्टियां होती हैं उसमें फेस वैल्यू शायद काउंट करती है जी। अच्छा, मुझे कोई अच्छा लगे तो मैं उसको आगे ले जाऊं। और फिर दूसरी बात है, राहुल गांधी जी एक जनरेशन गैप भी है। आजाद जी पुराने दिनों के लोग हैं और आज राहुल जी अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है, ये क्योंकि उनका अपना मसला है, जाति मसला है, पार्टी का मसला है, उसमें हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कहेंगे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अपोजिशन को एक बहुत बड़ा घात पहुंचा और खासकर कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने 2 बातें कही, एक कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, दूसरा अपोजिशन को धक्का लगा, पर कसूरवार कौन, इस पर आप मौन रह गए। कांग्रेस पार्टी कसूरवार है या गुलाम नबी आजाद का अवसरवाद कसूरवार है? इस सवाल को तजिए। क्या गुलाम नबी आजाद ने आज का इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस सिद्धांतों से भटक गई? क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है? क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस में वरिष्ठों का सम्मान नहीं है? या उन्होंने केवल इस्तीफा इसलिए दिया, या G23 के तमाम नाम केवल इसलिए हैं कि राज्यसभा का अगला अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए साहब हम बड़े नाराज हैं? अब ये कह तो सकते नहीं कि राज्यसभा नहीं दी तो इसलिए कांग्रेस खराब, कांग्रेस की नीति खराब, कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व खराब, ये कहानी है। क्या कहते हैं रतनलाल जी, आप क्या देख रहे हैं आप?
इसमें से ताड़ी जो है 2 हाथ से बजती, जी 2 हाथ से ताड़ी बजती है। इसमें ये किसी के पे ब्लेम लगाएं कि हाईकमान पे ब्लेम है या वो लगाएं कि आजाद साहब पे ब्लेम है, तो हम समझते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है। आखिर घर के अंदर नाराजगी भी चलती है, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। वो समझते थे कि शायद राज्यसभा की सीट मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा हक है, मैं पिछले 5 दहाइयों से इसकी जी। खिदमत करता आ रहा हूं पार्टी की, और पार्टी के अच्छे और बुरे टाइम में मैं साथ रहा हूं। लेकिन अब भी इस वक्त भी देश के अंदर एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत थी। आज आप देखिए कि 3 इन्होंने ये किसानों के कानून बनाए थे, अपोजिशन इकट्ठी हुई, किसानों की एजिटेशन चली, और मेरे ख्याल में ये इतिहास में पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट के अंदर 3 कानून बने हुए विड्रॉ किए गए। मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन जो होती है, मजबूत अपोजिशन जो होती है, वो डेमोक्रेसी की रूह होती है। तो रतन लाल जी का राह बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी, उस जरूरत को आज आघात पहुंचा है। गुलाम नबी आज़ाद एक वरिष्ठ नेता थे, उनका ये कदम निश्चित रूप से विपक्ष को भी कमजोर कर रहा है और कांग्रेस को भी कमजोर कर रहा है। लेकिन मेरे पास में इस सारे मसले पर बेबाक राय देने के लिए एक शख्स है जिसकी कोई पार्टी प्रतिबद्ध और छीर अलग करने का तजुर्बा है। तो गिरिजा शंकर जी, आपसे खरी खरी की आज अपेक्षा है। वाकई गुलाम नबी ने सिद्धांतों के संदर्भ में कमाल कर दिया है, या देश ने देख लिया एक 73 साल का शख्स जिसे 33 साल की उम्र में ही सारे बड़े अफसर मिले थे, CWC का मेंबर बना था। उन्होंने खुद बताया 40 साल से CWC का मेंबर हूं। उसे अचानक लग रहा है अनुभवी लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। जब वह खुद 33 साल की उम्र में CWC में बैठ रहे थे तब कितने अनुभवी लोग पार्टी में थे, इतना बड़ा दौर था, पर पार्टी ने उन्हें अवसर दिया। वो गुलाम नबी आज़ाद नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा सदस्य की भूमिका से मुक्त होने के बाद इन ख्यालात के साथ लगातार थे। क्या कहते हैं गिरिजा जी? देखिए, गुलाम नबी आजाद हो चाहे इसके पहले जो कुछ नेता छोड़ के गए कांग्रेस जी, उनका किसी विचारधारा के आधार पर, किसी सिद्धांत के आधार पर, या कांग्रेस में जो कुछ सही नहीं चल रहा है उसके आधार पर यदि वो इस्तीफा देने की बात करते हैं तो बिल्कुल भी जायज नहीं माना जाएगा। ये सारे कारण उनके व्यक्तिगत हैं, चाहे इनका हो चाहे इसके पहले भी जो कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो सारे उनके व्यक्तिगत कारण रहे हैं। और जब अपने व्यक्तिगत कारण को पार्टी के खामियों के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आलोचना के शिकार भी होते हैं और उनकी विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ती है। आप देखिए कि यदि जो गुलाम नबी आजाद खुद ये क्लेम करते रहे हैं कि 40 साल से वो पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी के मेंबर रहे हैं, 1 साल पहले तक पिछले 7 साल से लगातार राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वो, अब यदि मान लीजिए पार्टी में कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, तो क्या वो खुद उसके जिम्मेदार नहीं है? वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं जी, जब लगातार इतने सालों से पार्टी के निर्णय लेने वाली बॉडी में वो शामिल रहे? बहुत साफ है, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। जिस तरह से कपिल सिब्बल को राज्यसभा नहीं दिया गया और वो सपा के साथ राज्यसभा में चले गए, जाहिर है कि सिर्फ इतना ही कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद हों या ऐसे और भी बहुत सारे जो नेता हैं जिनको शिकायत कांग्रेस की लीडरशिप से है, सवाल उनको अपने आप से पूछना चाहिए। 14 में ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा? 19 में ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा? इसका मतलब इनके कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस को कोई बहुत चुनावी लाभ होता रहा ऐसा भी नहीं है। इस बात पर विचार इनको खुद करना चाहिए कि कांग्रेस में उनके रहते हुए कांग्रेस को चुनावी नुकसान क्यों हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूं कि तमाम जितनी बातें हैं, जहां तक पार्टी के इनर डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की, इनर डेमोक्रेसी कितनी है कितनी नहीं है और कार्य समिति में और बाकी जगहों पर किस तरह वो खुद चुन के आते रहे हैं पार्टी के संगठन में, ये उनको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो बहुत सीधी बात एक है कि व्यक्तिगत कारणों से
बहुत सारे नेता, गुलाम नबी आजाद नहीं और भी बहुत सारे नेता पिछले कुछ समय से कांग्रेस को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन वो सब के कारण निहायत व्यक्तिगत हैं। जी। यदि पार्टी के सिद्धांत की बात करें, पार्टी की कार्यशैली की बात करें या किसी और मुद्दे की बात करें, तो मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा बनाया गया है और इसीलिए इनके बनाए हुए मुद्दे की कोई विश्वसनीयता मैं नहीं देखता। विश्वसनीयता आप नहीं देखते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद का द्वारा उठाया गया ये कदम कांग्रेस की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इस पर भी तो कोई आकलन आपने किया होगा आज दिन भर में गिरिजा जी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि यदि ये कांग्रेस में रहते हुए जी, यदि इनका कुछ इस तरह का योगदान होता कि जी। 14 और 19 में कांग्रेस को चुनाव में इस तरह असफलता नहीं मिलती, तो शायद है इनके जाने से कांग्रेस में कोई फर्क पड़ता। ये देखिए, ये दिग्गज नेता किस रूप में है, क्योंकि 40 साल से पार्टी के और सरकार के बहुत सारे पदों में रहे हैं, इस नाते दिग्गज नेता है, ये कोई जन नेता नहीं है। यदि इनको पार्टी की या पार्टी के भविष्य की इतनी चिंता होती तो 1 साल पहले तक वो लगातार 7 साल से राज्यसभा के नेता विपक्ष के रूप में वो काम करते रहे, लगातार वो कार्य समिति और तमाम बॉडीज में रहे, तब उनको तमाम चिंताएं क्यों नहीं हुई। यदि जो कांग्रेस की दिक्कत है वो चेहरे नहीं है, मैं आपको बताऊं जी, कभी आजाद हो चाहे न हो, राहुल गांधी को हटा दो, दूसरे को ले आओ, कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा, ये तमाम चीजें जो है बहुत सतही हैं और बहुत व्यक्तिगत बायस से की जाने वाली बातें हैं। कांग्रेस का संकट चेहरा नहीं है, कांग्रेस का संकट जो है वो एक विचारधारा के साथ, किसी मुद्दों के साथ आगे बढ़ने की का एक जज्बा, जो आप अपनी भारत यात्रा के रूप में, भारत जोड़ो के रूप में जो भी सामने आया है। मैं कहता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस आज निकाल रही है, मेरे मत से यदि ये यात्रा 2014 के चुनाव हारने के बाद से ही निकालने की प्रक्रिया शुरू होती तो शायद है कि 19 में कांग्रेस को उतनी पराजय का सामना करना नहीं पड़ता। आप सोचिए कि गांधी जी 1915 में भारत आए फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने के लिए, 2015 में कांग्रेस चाहती तो उनके भारत आगमन की सेंटेनरी मनाती पूरे देश में। 1917 में गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया, 2017 में कांग्रेस चंपारण की सेंटेनरी मनाती। ये तमाम ऐसे मौके थे जो इतिहास ने उनको दिए थे, लेकिन बावजूद इसके मैं कहता हूं कि जो दिक्कत कांग्रेस में चेहरों की नहीं है, चेहरों से नफा नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस को यदि रिवाइव करना है तो उनको एक विचारधारा कार्यक्रम उसके साथ आना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेटिव। जिस राजनीति की और जिस राजनीतिक विचारधारा की और जिस राजनीतिक शैली का कांग्रेस विरोध कर रही है, तो उसका एक विकल्प कांग्रेस को देना होगा। वो केवल चेहरों से बात नहीं बनने वाली, वो चेहरों से बात नहीं बनेगी। आपने कहा, लेकिन एक विषय पर टिप्पणी और चाहिए, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास में चलूंगा अगर नारायण जी को कोई हस्तक्षेप ना करना हो तो, और वो है राहुल गांधी के संदर्भ में गुलाम नबी आजाद का आकलन। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जब से सोनिया गांधी ने उपाध्यक्ष बनाया तब से सब कुछ तबाह हो गया। उन्होंने सलाह के मैकेनिज्म को बर्बाद कर दिया, चापलूसों की फौज खड़ी कर दी, और अब तो पार्टी के फैसले राहुल गांधी नहीं लेते बल्कि राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी भी लेते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात जिस पर आपसे टिप्पणी चाहिए गिरिजा जी, राहुल गांधी अघोषित सत्ता बने हुए हैं, पद पर रहते नहीं लेकिन फैसले वही करते हैं। इसको लेके गुलाम नबी की शिकायत है, इस पर कुछ कहेंगे? हर पार्टी में जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ता है या छोड़ना पड़ता है तो उसकी एक पैटर्न शिकायत है जी, कोठरी बन गई है, कोठरी फैसला लेती है। अरे भाई, इतने साल से आप वहां थे, सारे जो निर्णय लेने वाली बॉडीज के मेंबर रहे आप, तो ये कोठरी आपको पिछले 10 साल में नहीं दिखी, आज दिखी क्या? तो इसलिए ये बहुत ही घिसा पिटा जुमला है जो हर पार्टी में पार्टी छोड़ने वाला घिसा पिटा जुमला है, हर पार्टी छोड़ने वाला। इसी प्रकार की बातें कह के अपना मुलम्मा चढ़ाने की कोई करता है। गिरिजा जी खरी खरी बोलते हैं। रतन लाल जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार रतन लाल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। कठिन विषय है, बस सुरेंद्र जी मुकाबला कर रहे हैं, टिके हुए हैं, हिम्मत है सुरेंद्र जी की। जी रतन लाल जी। देखिए सर, मैं ये समझता हूँ ये जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है जी राहुल गांधी पे, ये नामुनासिब है जी। देखिए, उनकी सरपरस्ती में जब वाइस प्रेसिडेंट बने वो 2014 के बाद,
कई स्टेटों में इलेक्शन जीता कांग्रेस ने, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, जब हिमाचल प्रदेश हुआ, कई स्टेटों में इलेक्शन जीता। ये बात कहना कि साहब वो इस काबिल नहीं थे या इनकम्पिटेंट है, मैं समझता ये दुरुस्त बात नहीं है। रतन लाल जी सहमत नहीं है राहुल गांधी को इस तरीके से खारिज किए जाने के संदर्भ में, लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास वापस आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, पहले ही कौर में मक्खी पड़ गई, भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहे थे, सब लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे थे, सामाजिक संगठनों से आप भी हमारे साथ जुड़ो, आप भी हमारे साथ जुड़ो और आप भी हमारे साथ जुड़ो। लोग सोच रहे होंगे तुमसे अपने तो जोड़े रखे नहीं पा रहे, हमसे जुड़ने के लिए बोल रहे हो। क्या कहते हो सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए जी, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए जी। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग आए साथ में उनका स्वागत, और जो लोग नहीं आए उनका भी स्वागत, हम अकेले भी चलेंगे। हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देशवासी, करोड़ों देशवासी जो महंगाई से परेशान हैं, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो वर्तमान सरकार की सांप्रदायिक नीतियों से परेशान हैं, जो महिलाओं का धर्म देख करके उनकी सजाएं तय करने से परेशान हैं, जो लोग आज की डेट में चीन की सीमा असुरक्षित है उससे परेशान हैं, जो लोग डीजल और पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी से परेशान हैं, जो लोग आटा पर और डाटा पर और तमाम सारी दूध पर, दही पर, भगवान के चढ़ाने वाले प्रसाद पर, यहां तक कि मरने के कफन पर भी जीएसटी से परेशान हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं आज की डेट में देश जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, और जो लोग भारत तोड़ने वाले लोग हैं उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, आपकी आज की डेट में किसी एक आदमी के जाने से, मक्खी पड़ने से या करने से, आप देखिए ना, पानी में मक्खी पड़ जाती है तो पानी फेंक देते हैं, लेकिन अगर देसी घी के अगर 5 किलो के कनस्तर में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को हटाते हैं, घी को नहीं हटाते। तो ये भारत जोड़ो यात्रा हमारा बहुमूल्य घी की तरीके से है, इसमें से मक्खी हटेगी और एक नहीं कुछ भी हो। हम आपको, अभी मैं गिरजा शंकर जी से बहुत सहमत हूं, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बेबाक राय रखी, पक्ष और विपक्ष के बराबर इतर रखी। मैं आपसे 2-3 बातें और भी कहना चाहता हूं। मेरी आपसे यहां पर निवेदन, गुलाम नबी आजाद साहब ने, गुलाम नबी आजाद साहब जैसी मानसिकता है कि जो लोग सत्ता के बगैर नहीं रह पा रहे हैं। बात देखिए ना कि सत्ता राज्यसभा 1 साल से नहीं है, परेशान हो गए, हम राज्यसभा नहीं दे पा रहे हैं और कोई हमारे अंदर कमी नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस ने अपनी नीति छोड़ी, आप बताइए कांग्रेस ने देश में सांप्रदायिकता का विरोध छोड़ा, कांग्रेस ने महंगाई का विरोध छोड़ा, कांग्रेस ने बेरोजगारी में नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा, कोरोना काल में पब्लिक की मदद नहीं की। क्या ऐसा था कांग्रेस में जो गुलाम नबी साहब मैं बीच में हस्तक्षेप करता हूं, कांग्रेस ने क्या छोड़ा? जब भी मौका आया उस समय राहुल गांधी ने देश छोड़ा। ये शिकायत रहती है कांग्रेसियों को, देश के भी बहुत बड़े संख्या में लोगों को, जब भी मौका आता है राहुल गांधी विदेश यात्रा पे दिखाई देते हैं। इस देश का कोई अन्य राजनीतिक इस कदर विदेश जाने के लिए व्याकुल नहीं रहता जितने व्याकुल आपके माननीय राहुल गांधी रहते हैं। इनकार करेंगे इस बात से? आपने बताया वो लोग जुड़े जो जीएसटी से परेशान, जो लोग सांप्रदायिक से परेशान, जो लोग इससे परेशान, जो लोग उससे परेशान। भाई ऐसे भी कुछ लोगों के जोड़ने के संदर्भ में बात है जो कांग्रेस की बदहाली को लेकर परेशान है, कांग्रेस की टूटन को लेकर परेशान है, कांग्रेस की इस बुरी हालत को लेकर परेशान है। कुछ इसके संदर्भ में भी तो कहिए ना सुरेंद्र जी। आइए ना, मैं तो कहता हूं आप परेशान हैं, आप भी जुड़िए कांग्रेस से, स्वागत है आपका जी। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, आप जैसे लोग जितना जुड़ेंगे कांग्रेस से, निश्चित तौर पर हम उनका खुली बाहों से स्वागत करेंगे, खुले मन से स्वागत करेंगे। और खुलेआम कह रहा हूं, आप आइए, गिरजा साहब आए, इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं ये भी आए, आप आए, देश को बनाने के लिए आए, जरूरी नहीं कि आप वोट देने के लिए आए, आप आइए। दूसरी बात जो राहुल गांधी जी के बारे में कही, ये जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक एजेंडा है, इस एजेंडे में हिमांशु जी आप जैसे लोगों की फंसने की हमें उम्मीद नहीं रहती है जी। आप 2020 से उठाइए, जब से क्या नाम कोरोना काल आया है,
तब से एक राहुल गांधी जी का कौन सा ऐसा काम है जिसको आप आलोचना कर सकते हैं जी। कौन सी ऐसी यात्रा है जिसकी आप आलोचना कर सकते हैं? पिछले 4 बार की यात्राओं में, मैं 6 बार की यात्रा बताता हूं, 6 बार की यात्राओं में 4 बार वो अपनी माताजी का इलाज कराने के लिए विदेश गए हैं और 2 बार वो अपनी नानी से, बीमार नानी है जो आखिरी स्टेज पर है, उनसे मिलने के लिए गए हैं। अगर इस तरीके की निजी यात्राओं पर अगर आप प्रतिबंध लगाने की या निजी यात्राओं को सामाजिक जीवन में इस तरीके से करने की बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से घनघोर रूप से निंदनीय है। और इसकी चीजें अगर हम खोलेंगे, बाकी सब लोगों की खोलेंगे, तो बहुत परेशानी आ जाती है प्रतिपक्ष के लोगों को भी। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक जीवन में राजनीतिक शैलियों के बारे में बात करें, अगर राजनीतिक रूप से उनसे कोई चूक हुई है उन विदेश यात्राओं में, तो मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब देने को तैयार हूं। व्यक्तिगत यात्रा आप अपने ननिहाल अगर जाएंगे, आप अगर जाते हैं तो कोई रोक सकता है क्या? या अभी क्या नाम नेता प्रतिपक्ष सर बैठे हुए हैं, ये अगर अपनी ननिहाल या अपनी ससुराल जाना चाहते हैं, कोई रोक सकता है क्या? इस तरीके की बातें करके देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए और संघ के इस एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर राहुल गांधी जी की क्या पोजीशन है, संसद में उनकी क्या भूमिका है? संसद में उनकी अटेंडेंस इस वक्त 81% है, नरेंद्र मोदी जी की अटेंडेंस 28% है। कोई आदमी इस पर बात नहीं करना चाहता। आप कर तो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और की हम लोग सुन रहे हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है सुरेन जी, आपको लगता है कि वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा, उस पर बात क्यों हो रही है? बात इसकी नहीं है, बात है कि क्या देश में राहुल गांधी का विदेश जाना मुद्दा बनता है या नहीं बनता है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल उन विदेश यात्राओं को लेकर एक कहानी बना पाता है या नहीं बना पाता है, और उसका प्रतिकार कांग्रेस कर पाती है या नहीं कर पाती है। आपने अपनी दलील के माध्यम से समझाने की कोशिश की दर्शकों कि भाई इस यात्राओं को अन्यथा मत देखिए। दर्शकों का भरोसा हो जाए आपकी बात पे, बहुत अच्छी बात, न हो जाए तो आप विचार कीजिए। लेकिन हम नारायण जी के पास आए उससे पहले रतन लाल जी काफी देर से हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार रतन लाल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर नारायण जी की बात सुनते हैं। जी रतन जी। देखिए, इन्होंने इनविटेशन दिया है जी कि कांग्रेस में आप आइए, कोई बात नहीं है जी। मुझे दुख की बात है जिनका घर टूट रहा है, इनको तो उसकी फिक्र होनी चाहिए जी। इनको फिक्रमंदी से वो बात करनी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए था कि लोग, हमारे दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी को बनाया और जिनकी पार्टी के बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन रही है, दहाइयों तक, दशक तक चले उनकी कंट्रीब्यूशन, आज वो चले गए तो ये बड़ी खुशी मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। इनको अपने घर बचाने के लिए इनको सोच विचार करना चाहिए। रतन लाल जी बड़े पते की बात कर रहे हैं, घर के बुजुर्ग घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और ये मोहल्ले के लोगों को घर का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। रतन लाल जी इस बात पर अचंभा कर रहे हैं। इस पर मैं सुरेन जी आऊंगा आपसे जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले नारायण जी के पास आना चाहता हूं और नारायण जी से जानना चाहता हूं आज कितना मुग्ध हैं आप अपनी उपलब्धि पर, कितना उत्साहित है नारायण जी। आपने 2 नहीं 3 काम किए गुलाम नबी आज़ाद के संदर्भ में। एक जिसका उल्लेख हमने पहले किया कि जब वो सेवानिवृत्त हो रहे थे तो प्रधानमंत्री जी की आंख में भी आंसू थे। भाजपा ने संदेश देने की कोशिश की कि भाई गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ ठीक नहीं हुआ, ऐसा योग्य, कर्मठ, समर्पित राजनेता राज्यसभा का हिस्सा नहीं रहेगा, बड़ी गलत बात है। एक दूसरा काम आपने ये किया कि गुलाम नबी आज़ाद की देश के प्रति सेवाओं के संदर्भ में और विशेषकर गांधी परिवार से हो रही खटपट के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया। आपको लगा ये आदमी एकदम ठीक है, इस समय से पद्म भूषण देना चाहिए। 2 तीसरा, अपनी ही पार्टी के लोग एप्लीकेशन लेकर दिल्ली में घूमते रहते हैं, मकान सरकारी दे दीजिए, जो सरकारी मकान हमें मिला हुआ है उसका एक्सटेंशन दे दीजिए। निष्पक्ष सरकार है, दमदार सरकार है, ऐसे किसी आवेदन पे कान नहीं देती है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद अपवाद है, उनका बंगला एक्सटेंशन के संदर्भ में स्वीकृत हो जाता है। आपसे जानना चाहता हूं आपकी मेहनत काम कर गई, इस बात से कितने खुश हैं नारायण जी? जी हिमांशु जी, एक तो भी मैं संतोष जी को सुन रहा था जी, आपने राहुल जी के विदेश यात्राओं पर बात की जी, बीच में एक प्रसंग आया था। राहुल जी एक ऐसे देश में गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उसका जी, और उन्होंने कहा कि वहाँ मैं चिंतन करने गया था जी, जबकि उस देश में चिंतन हो ही नहीं सकता, उसकी तासीर ही चिंतन की नहीं है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब एयर स्ट्राइक हुआ
पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सेना के जवान घुसे थे, जी तो कांग्रेस के लोग उसका भी सबूत मांग रहे थे कि एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ, जी कितने लोग उसमें शहीद हुए। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका इतना नैतिक पतन होगा देश को लेकर के आश्चर्यजनक है। जी जब ये कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, हमारा देश जूझ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसका मुकाबला किया। लेकिन जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, दुर्भाग्य ये था कि कांग्रेस पार्टी उस समय केंद्र सरकार से लड़ रही थी। जी रही बात आपने जो विषय उठाया जी मकान का और बाकी विषय, देखिए मकान एक प्रक्रिया है, बंगला एक प्रक्रिया है, जी ठीक है। उस प्रक्रिया में हो सकता है उस नॉर्म्स में होंगे तो वो दे दिए होंगे। जी लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात नहीं है, आनंद शर्मा जी की बात नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं है। कांग्रेस आज नहीं छोड़े हैं लोग। जी नारायण दत्त तिवारी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, अर्जुन सिंह जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। उतने वरिष्ठ नेता उस समय कांग्रेस से अलग हो गए थे। जी क्यों हो गए थे? मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस के बारे में एक कहावत है कि कल तक जो बेचते थे दवाएं दिल, अब वो दुकान बढ़ाकर चले गए। जी मैंने कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग जो कांग्रेस के संस्थापक लोग थे, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, पंडित नेहरू जी के साथ में काम किया, लेकिन आज सोनिया जी और राहुल जी के जमाने में जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस में और पहले की कांग्रेस में मूलभूत अंतर है। जी आज कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, वरिष्ठ लोगों का अपमान हो रहा है निरंतर। जी इसलिए बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। तो इसलिए कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। नारायण जी तो इसी बात में मुग्ध है। कुल मिला के कांग्रेस कहीं रह नहीं जा रही है। मैं वापस गिरजा जी आपके पास में आना चाहता हूँ, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुन लेता हूँ। जी सुरेंद्र जी। फिर से मैं 3-4 चीजें इनको बताना चाहता हूं, जी। बहन जी को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि आप कैसे सदन में तैयारी करके जाते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन फिर से अब आप स्लिप ऑफ टंग मत कहिएगा। जी हिमांशु भाई, जी जिस वक्त कोरोना काल था उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जा रही थी। राहुल गांधी नहीं गिरा रहे थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गिरा रहे थे मध्य प्रदेश की। न हो तो हिमांशु जी से पूछ लीजिए, कम से कम कुछ तैयारी करके आया कीजिए। कांग्रेस नहीं उस वक्त कोई काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को और लोकतंत्र को कलंकित कर रही थी। मध्य प्रदेश के विधायकों को कोरोना काल में बेंगलोर में रखा जा रहा था, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी। दूसरी बात, जब पुलवामा का अटैक हो रहा था तो उस ड्यूरेशन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक विश्वविख्यात डिस्कवरी चैनल के उसके साथ में हाथी के मल से कैसे पानी निकाला जाता है उसकी शूटिंग में व्यस्त थे। आप इस चीज को देखिए, कितना ज्यादा ये कोरोना काल के लिए वो थे और पुलवामा के लिए कितना ज्यादा थे। और तीसरा, आप चीन की सीमा डोकलाम में जिस तरीके से और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर जिस तरीके से मकान बनाए गए हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के नैतिक पतन की भी बात दिखाई देती है, उनके झूठ, छल, कपट और प्रपंच की भी बात दिखाई देती है, और उनकी आंतरिक कमजोरी की भी बात दिखाई देती है, जो वो कभी भगवान के पीछे छुप जाते हैं और कभी सेना के पीछे छुप जाते हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, अगर कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से बहस करनी हो तो मेरा आपसे अनुरोध है, तैयारी करके आया कीजिए। तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपनी पार्टी के नेता के द्वारा अपनी ही पार्टी पर उठाए गए सवालों के स्तर पर चाहा है कि नारायण चंदेल जी इस बात का जवाब दें जो भाजपा के संदर्भ में उठ रहे हैं। भाजपा के लोग सवाल उठाएं इन मुद्दों पर, पार्टी छोड़कर जाएं। और सुरेंद्र राजपूत जी, आप इस पर बात करें। जी नारायण जी। काल में अगर आप अपने घर को नहीं संभाल सकते तो उसमें माननीय मोदी जी या माननीय शिवराज जी क्या करेंगे? आपने अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाला? आप विधायक नहीं संभाल सकते और कांग्रेस पार्टी को संभालने की बात करते हैं, देश संभालने की बात करते हैं। आपसे अपने नेता नहीं संभलते, आपसे अपने विधायक नहीं संभलते और आप देश संभालने की बात कर रहे हैं, नारायण जी का सवाल है। लेकिन मैं बातचीत को अब निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता हूं और उसके लिए गिरजा जी से एक निष्पक्ष टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं। गिरजा जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या बदलेगा गुलाम नबी आज़ाद के इस इस्तीफे के बाद? सुनील जाखड़ कह रहे हैं झड़ी लगेगी, अभी कांग्रेस का अंत तय है, जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता, ये कांग्रेस छोड़कर गए हुए नेता बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, क्या फर्क पड़ेगा यात्रा पे? मनोबल इससे कितना प्रभावित होगा?
ये जानने में दिलचस्पी है। और तीसरी और आखिरी दिलचस्पी, 2024 की कहानी कितनी मुश्किल और हो गई कांग्रेस के लिए। कपिल सिब्बल हो चाहे हो, जो पार्टी छोड़ के गए हैं जी पार्टी को छोड़ के जाना किसी जी बड़ी पार्टी में कोई नई घटना नहीं है। जी आप किसी भी पार्टी में जाके देखेंगे उनके जीवन काल में इस तरह के दौर आते हैं जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन उन पार्टियों पर कोई इसका बहुत विपरीत असर पड़ा हो ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे वो एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह गए हो तब भी, या बीजेपी के अंदर भी जो बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए तब भी, मैं नहीं समझता कि बड़ी पार्टियों में ऐसा कोई बहुत असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो नेता अपने आप को दिग्गज बोलते हैं, मानते हैं, या जिनको दिग्गज माना जाता है, दरअसल वो जन नेता होते ही नहीं। और जो जन नेता नहीं होता उसके किसी पार्टी से जाने से पार्टी के सेहत पर या उसके चुनावी प्रोस्पेक्ट पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने कई उदाहरणों से पिछले 3-4 दशकों में देखा है कि जो पार्टी छोड़ के नेता गए तो उनका अपना हश्र क्या हुआ और पार्टी के साथ क्या हुआ। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने से या आने वाले दिनों में कुछ और नाम पार्टी छोड़ने से कोई बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी लीडरशिप जो है कांग्रेस की, वो पूरी तौर पर कन्विंस्ड है, वो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार है कि ये तमाम जो नेता हैं वो आज नहीं कल पार्टी छोड़कर जाएंगे, और इसीलिए इनके जाने आने पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। पार्टी का लीडरशिप जो है वो एक तरह से मैं समझता हूं कि ये मानकर चल रही है कि यदि जाते हैं तो इनको मनाने रोकने की बहुत जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये यदि कोई पार्टी लीडरशिप इस तरह का निर्णय करती है तो मैं उसको सही मानता हूं, क्योंकि एक फर्मनेस, एक कन्विक्शन पार्टी लीडरशिप में होना चाहिए। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है, तो भारत जोड़ो यात्रा का कुछ पार्टी के नेताओं के छोड़ने नहीं छोड़ने से उस यात्रा पर असर नहीं पड़ेगा। यात्रा की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यात्रा के साथ किन मुद्दों को जोड़ा जाता है, किन प्रतीकों को जोड़ा जाता है। क्योंकि कोई भी यात्रा जो है वो जिन मुद्दों की बात कांग्रेस करती है कि हम जीएसटी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ या नोटबंदी के खिलाफ ये यात्रा हो, तो ऐसे मुद्दों पर भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो तात्कालिक मुद्दों से अलग बड़े मुद्दों पर होती है, प्रतीकों के साथ होती है। और यदि वो प्रतीक और वो बड़े मुद्दे, वो वैचारिकता उसमें नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका कोई बहुत लाभ कांग्रेस को होगा या उसमें बहुत सारे लोग जुड़ पाएंगे। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत जो जुड़े हुए लोग हैं, प्रतिबद्ध लोग हैं, उनसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी राजनीतिक वैचारिकी है, जिनकी राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव जिनका नहीं है। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश इस भारत जोड़ो यात्रा में हो सकती है। अब कांग्रेस इसमें कितना सफल होती है नहीं होती है ये आगे देखा जाएगा, लेकिन पार्टी में जिस तरह से नेता छोड़ के जा रहे हैं उससे मैं नहीं समझता कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर कोई इसका विपरीत असर पड़ेगा या कोई मॉरल कोई दबाव पार्टी के ऊपर होगा। पार्टी लीडरशिप पूरी तौर पर कन्विंस्ड है कि ऐसे नेताओं से यदि पार्टी को मुक्ति मिलती है तो मुक्ति बेहतर है। तो मुक्ति बेहतर है। कुल मिला के मैं बातचीत को मर्म पर लेकर जाता हूं क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। तो 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं। एक कि गुलाम नबी आजाद का दिया हुआ इस्तीफा किसी भी दृष्टि से नैतिक रूप से जायज नहीं ठहराया जा रहा है। यह एक अवसरवादी राजनीतिज्ञ की हताशा के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने टाइमिंग और जिन हालात में इस्तीफा दिया है उसमें कहीं कोई क्रांति महसूस नहीं हो रही, कोई त्याग नहीं दिख रहा है। इसमें कुल मिलाकर खींच है, इसमें एक हताशा है। जी नारायण जी कुछ करें। पूछ रहा था कि कांग्रेस में अभी कोई जननेता बचा है क्या? ये नारायण जी का सवाल है। अब इसका उत्तर तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके संदर्भ में गिरिजाजी जी ने टिप्पणी की वो है कांग्रेस की बहुमहत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा। इस नतीजे के साथ में गिरिजाजी हैं कि किसी भी हालत में ऐसे नेताओं का इस्तीफा यात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। यात्रा को अगर प्रभावित करेगा तो केवल एक विषय, वो ये कि किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर कांग्रेस पार्टी जाती है। अगर वह सही प्रतीक और सही मुद्दे के साथ इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाती है तो उसे निश्चित ही लाभ मिलेगा।
और अगर वह मुद्दों के चयन में भटकती है तो कोई बड़ा लाभ पाने से वंचित रहेगी। देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या कांग्रेस अपने खोए हुए दिन को वापस हासिल कर पाएगी। हाल फिलहाल इतना तय है कि गुलाम नबी आज़ाद या इन जैसे नेताओं की मनुहार के संदर्भ में अब कांग्रेस नेतृत्व कतई तैयार नहीं है। क्या ये फैसला कांग्रेस को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जानने में दिलचस्पी रहेगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा आपसे कि मैं आपको अब और अधिक समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर कभी। आज के लिए इतना ही समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि वफा जिससे की बेवफा हो गया, वफा जिससे की बेवफा हो गया, जिसे बुत बनाया खुदा हो गया। हवी जालंधरी ने यह शेर किसके लिए लिखा था पता नहीं, पर अभी कांग्रेस नेतृत्व इस शेर को गुलाम नबी आजाद पर बड़ा मुफीद पा रहा होगा। आप भी विचार कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा बढ़ाओ।